हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है बुद्ध महिमा 563। दोस्तों, हम जिस श्रृंखला को शुरू करके आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं उसका नाम है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के आज हम चैप्टर 6 पर आ चुके हैं, जिसका शीर्षक है महाजनपद की ओर। तो चलिए देर न करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि आपका जनपद यानी जिला कई तहसीलों से मिलकर बना है। कई जनपदों से मिलकर आपका प्रदेश बना है। इसी प्रकार प्राचीन काल में छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद बन गए थे। जन से जनपद। वैदिक काल में किसी कुल जनजाति या लोगों के समूह को जन कहा जाता था। प्रत्येक जन का राजा होता था। लगभग 600 ईसा पूर्व में जन का राजा अब जनपद का राजा माना जाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, अर्थात ऐसा भूखंड जहां कोई जन अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। महाजनपद। वैदिक कालीन जनपदों ने अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपना विकास किया और स्वयं को सुविधा संपन्न बनाया। प्रकृति से प्राप्त संसाधनों जैसे हाथी, लोहा आदि को अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने एवं उपकरण आदि का निर्माण करने में प्रयोग किया। जनपद अपनी शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर अधिक महत्वपूर्ण हो गए और महाजनपद के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। इन महाजनपदों में 14 में राजतंत्र तथा 2 में गणतंत्र था। राजतंत्र, इसमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। इस प्रकार के राज्यों का विवरण नीचे लिखा हुआ है, निम्नलिखित है। महाजनपद वर्तमान में स्थिति, तो आइए देख लेते हैं। नंबर 1 अंग मुंगेर एवं भागलपुर जिला के आसपास का क्षेत्र था। नंबर 2 मगध, पटना, गया, शाहाबाद जिले के कुछ भाग लगते हैं। नंबर 3 है काशी, वाराणसी का भाग। 4 है कौशल, फैजाबाद, गोंडा एवं बहराइच। वत्स, इलाहाबाद, मिर्जापुर। चेरी, आधुनिक बुंदेलखंड। 7 कुरु, आधुनिक हरियाणा एवं दिल्ली का भाग। 8 पंचाल, उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद जिले के क्षेत्र। नंबर 9 सूरसेन, ब्रजमंडल यानी मथुरा। 10 मत्स्य, अलवर, भरतपुर, जयपुर। अवंती, आधुनिक मालवा। 12 अश्मक, नर्मदा एवं गोदावरी नदियों के बीच का भाग। 13 गांधार, पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र। 14 कंबोज। ये दोस्तों वे महाजनपद हैं जिनमें राजतंत्र व्याप्त था। गणतंत्र, ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण अथवा संघ द्वारा होता था। इस प्रकार के राज्यों का विवरण निम्नलिखित है। महाजनपद वर्तमान में स्थिति। नंबर 1 है वज्जी, बिहार के गंगा नदी के उत्तर का भाग। और दूसरा था मल्ल, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर एवं सिद्धार्थनगर का क्षेत्र जो पड़ता है वो मल्ल के अधीन था। इन 2 जनपदों में गणतंत्र था। गणतांत्रिक व्यवस्था वाले महाजनपद वज्जी की राजधानी के रूप में वैशाली का विशिष्ट राजनीतिक महत्व है। यह महत्वपूर्ण वज्जी परिसंघ का मुख्यालय था। इन 16 महाजनपदों में मगध, कौशल, वत्स एवं अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे, अतः ये प्रमुख महाजनपद कहलाए। इनमें भी मगध और अवंती ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। नीचे आपको एक मैप दिखाया गया है जिसमें महाजनपद के साम्राज्य आपको इंडिकेट किए गए हैं। आप लोग मैप देखकर उनकी सही स्थिति को याद कर सकते हैं। प्रशासन, समाज और लोगों के जीवन में बदलाव। महाजनपद काल में राजा की शक्ति बढ़ गई थी। अब वह एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था और वह समाज का रक्षक था।
उसका मुख्य कर्तव्य दुश्मनों से प्रजा की रक्षा व राज्य में शांति व्यवस्था, कल्याण और न्याय करना था। शासन के कार्य में मदद हेतु अनेक अधिकारी और कर्मचारी भी नियुक्त किए गए। राजाओं की प्रवृत्ति अपने राजा को बढ़ाने में थी, इसलिए उन्हें बड़ी बड़ी सेनाएं भी रखनी पड़ती थी। राजा सेना का प्रमुख होता था तथा वही युद्ध में सेना का संचालन करता था। राज्य की आय के लिए प्रजा से कर वसूला जाता था। व्यापार के द्वारा भी आय प्राप्त होती थी। इस समय वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री रुपए पैसे द्वारा होने लगी थी। बड़ी बड़ी सड़कों से व्यापार में काफी वृद्धि होने लगी थी। ईरान, मध्य एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापारी भारत आते थे। शिल्पकार और व्यापारियों ने व्यापार के विकास के लिए समूह और संगठन भी बनाए और फिर बने शहर। इस युग में पहले की अपेक्षा एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, वह था शहरों का विकास। इन शहरों का विकास प्रायः शिल्प केंद्रों, व्यापारिक केंद्रों और राजधानियों के आसपास हुआ। प्रारंभ में कुछ गांव ऐसे थे जिनमें शिल्प कार्य अधिक विकसित अवस्था में था। धीरे धीरे ये कुशल शिल्पी एक स्थान पर एकत्र होने लगे और ये स्थान गांव एवं शहर के रूप में बदलते गए। इन कुशल शिल्पियों ने एक स्थान पर रहकर काम करना इसलिए पसंद किया क्योंकि इन्हें कच्चा माल प्राप्त करने और तैयार की हुई चीजों को बेचने में अधिक सुविधा होती थी। विभिन्न व्यवसायों को पुत्र अपने पिता से सीखता और व्यवसाय करता। विभिन्न प्रकार के शिल्प कार्य करने वालों के अलग अलग वर्ग बनाए गए। धीरे धीरे इनका कार्य वंशानुगत हो गया और समाज में अधिक जटिलता एवं कठोरता व्याप्त हो गई। वह कौन सी विशेषताएं हैं जो शहरों में होती हैं किंतु गांवों में नहीं होती? चर्चा कीजिए। मगध साम्राज्य। इन छोटे छोटे राजाओं में एकता का अभाव था। एक राज्य दूसरे राज्य से अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था। इस कारण इनमें आपस में संघर्ष होता रहता था। बड़े राज्य छोटे राज्यों को हड़पते चले गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। वे अपना राज्य क्षेत्र तथा प्रभाव बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाते थे, जैसे दूसरे राज्यों से मित्रता करना, शादी से रिश्ते बनाना, संधि करना या फिर सीधे आक्रमण करना। इस प्रकार एक राज्य दूसरे राज्यों में मिलते चले गए। अंत में मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हो गया। साम्राज्य जब राजा अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लेते हैं तो उसके राज्य को साम्राज्य कहा जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से नंदों के साम्राज्य की स्थापना तक मगध में क्रमशः 3 राजवंशों का शासन हुआ: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश एवं नंद वंश। इनका शासन काल लगभग 220 वर्षों तक रहा। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसके शासनकाल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। मगध साम्राज्य के शासकों ने अपने साम्राज्य के और अधिक विस्तार की नीति अपनाई। उनके पास एक विशाल सेना थी जिसमें हजारों घुड़सवार और हाथी भी थे। यही कारण है कि मगध राज्य एक विशाल साम्राज्य बन सका। पुरु की सेना ने सिकंदर की सेना का वीरतापूर्वक मुकाबला किया। सिकंदर की सेना ने पुरु के किले को बहुत नुकसान पहुंचाया और पुरु के घायल हाथियों ने भगदड़ मचाई। इस युद्ध में पुरु की सेना को काफी क्षति हुई और वह स्वयं भी घायल हो गया। पुरु को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया। पुरु, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पुरु, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे के साथ करता है। पुरु, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? सिकंदर, भले ही मैं यह युद्ध हार गया पर मैंने एक अच्छा मित्र पा लिया है। पुरु के उत्तर से सिकंदर इतना प्रसन्न हुआ
कि उसने पुरु का राज्य वापस लौटा दिया। विरोधियों से भी क्या सीखा जा सकता है, चर्चा करें। सिकंदर का आक्रमण। उन दिनों यूरोप महाद्वीप के यूनान देश में मैसिडोनिया नाम का एक राज्य था। वहां का राजा सिकंदर अपनी विशाल सेना लेकर दुनिया जीतने के इरादे से चला। वह पारसीक हखमनी साम्राज्य के सम्राट व अन्य बहुत से राजाओं को हराता हुआ सिंधु नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने बहुत से छोटे छोटे राज्यों को हराया। इनमें से एक राजा था पुरु, जिसकी कहानी चित्रकथा के रूप में आपने पढ़ी। अब सिकंदर की सेना लड़ते लड़ते थक चुकी थी। जब उसने मगध के राजा घनानंद की विशाल सेना के बारे में सुना तो उसके मगध की सेना से लड़ने से इनकार कर दिया और वे मैसेडोनिया लौट गए। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव। राजनीतिक क्षेत्र से ज्यादा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र में पड़ा। जैसे सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर के भारतीय आक्रमण के विवरण से भारतीय इतिहास की तिथि निर्धारण में सहायता मिलती है। सिकंदर के आक्रमण ने भारत के द्वारा यूनानी संपर्क और प्रभावों के लिए खोल दिए। माफ कीजिएगा। सिकंदर के आक्रमण ने भारत के द्वार यूनानी संपर्क और प्रभावों के लिए खोल दिए। इस घटना के बाद विदेशों से घनिष्ठ व्यापार और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। भारतीय शिल्पकला और ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र पर यूनानी लेखकों का गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय सिक्कों पर यूनानी सिक्कों की निर्माण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। मगध साम्राज्य के वंश। हर्यक वंश लगभग 544 से 412 ईसा पूर्व तक। शिशुनाग वंश लगभग 412 से 344 ईसा पूर्व तक। नंद वंश लगभग 344 से 323 ईसा पूर्व।